नमस्कार, मैं हूँ विकास टेकरे और स्वागत करता हूँ आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटिश अर्थनीति और भारत का आर्थिक शोषण। अंग्रेज़ों ने जो हमारा आर्थिक शोषण किया उस पर आज हम बात करेंगे। उनकी कौन कौन सी भी अर्थनीतियाँ थी जिन्होंने हमारे इतिहास को प्रभावित किया है, और इस वीडियो को हम बना रहे हैं जो आर्थिक नीतियाँ हैं अंग्रेज़ों की उस सीरीज़ के अंतर्गत। तो अगर आप जो अंग्रेज़ों की आर्थिक नीतियाँ हैं उनके और भी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप एमए थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि वे ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ कौन कौन सी थी जिन्होंने हमारा शोषण किया और जिसके कारण हम पिछड़ गए। दोस्तों, भारत की आर्थिक दुर्दशा के पीछे ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति प्रमुख रूप से उत्तरदायी थी। सरकार को आर्थिक क्षेत्र में जो कार्य करने थे, जिन नीतियों को अपनाना था, जिस प्रकार के ढांचे का निर्माण करना था, वह सब न करने के कारण ही आर्थिक गतिहीनता की दशा उत्पन्न हुई। यानी कि इन्होंने इतनी लूटम लूट मचाई कि अगर ये थोड़ा सा भी हमें दे देते तो हमारी स्थिति बेहतर हो सकती थी, लेकिन इन्होंने हमारे मुंह से हमारा आखिरी निवाला तक छीनने की कोशिश की और कोई भी कसर नहीं छोड़ी जिससे हमारा शोषण कम हो या फिर ज़्यादा हो। यानी कि कह सकते हैं कि हमारा शोषण इन्होंने हद से ज़्यादा किया और जहाँ जहाँ से ये लूट सकते थे वो इन्होंने लूटने की कोशिश की। वास्तव में ब्रिटिश शासन का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का रूप देना था, ताकि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के विकास के लिए इसका प्रत्येक प्रकार से शोषण किया जा सके। ब्रिटिश सरकार ने भारत में किसानों, मजदूरों, उद्योगपतियों, व्यापारियों, बुद्धिजीवियों, कर्मचारियों तथा आम जनता सभी का शोषण किया। भारत में औपनिवेशिक शोषण का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षकों में किया जा सकता है। इन्होंने क्या किया कि वो सारे हथकंडे अपनाए जिसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जा सकता था। ये भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसे मजबूत नहीं बनाना चाहते थे, बल्कि उसे इस लेवल का रखना चाहते थे कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर डिपेंड रहे। और इन्होंने उन सभी उद्योगों को नष्ट कर दिया, यानी कि नीतियाँ बनाकर उन्हें बर्बाद कर दिया जो इनके औपनिवेशिक क्या कहेंगे उसे, इनके औपनिवेशिक लालच के सामने आ रहे थे। जैसे कि जो भारत के जो शीर्ष उस समय के कारोबारी थे, व्यापारी थे, जिनके बहुत सारे जहाज चलते थे, तो उन पर टैक्स लगा कर उन्हें इन्होंने बर्बाद कर दिया। साथ ही जो कृषि के साथ साथ भारत में जो कुटीर और लघु उद्योग के कारण एक मध्यम वर्गीय समाज चल रहा था, उस कुटीर और लघु उद्योग को समाप्त करके इन्होंने उस मध्यम वर्गीय समाज को भी नष्ट कर दिया। और फिर एक ही समाज इन्होंने बचने दिया, वो था श्रमिक समाज। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा कृषि को इन्होंने बढ़ावा दिया और फिर अपने मन माफिक इन्होंने फसल उगवाई और जिससे लोगों का शोषण ही शोषण हुआ। मुक्त व्यापार नीति पर बात करते हैं। ब्रिटिश शासन ने अपने लाभ के लिए भारत में भी मुक्त व्यापार नीति को लागू कर दिया। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की दो आवश्यकताएं थी। एक तो उन्हें निर्मित माल बेचने के लिए बाजार चाहिए था, क्योंकि 1840 से 60 के बीच में जो इंग्लैंड था वहाँ पर औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। औद्योगिक क्रांति के कारण इन्हें कच्चा माल भी चाहिए था और इनके उद्योगों से बने हुए पक्के माल के लिए बाजार भी चाहिए था। और दोनों ही दृष्टि से भारत इनके लिए एक अच्छा क्षेत्र था। और दूसरा, उद्योगों को कच्चे माल व जनसंख्या के लिए अनाज चाहिए था। उनकी आवश्यकता भारत में मुक्त व्यापार नीति लागू करके ही पूरी हो सकती थी। इस नीति के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड में मशीनों का बना सस्ता माल यहाँ आने लगा और यहाँ के उद्योगों उनके सामने प्रतियोगिता में नहीं टिक सके, क्योंकि भारत अभी औद्योगिक क्रांति से बहुत दूर था। आज भी हम बहुत सारे क्षेत्रों में देखते हैं जहाँ पर साड़ियों की रंगाई एक सामान्य तरीके से होती है, जो परंपरा बहुत वर्षों से चली आ रही है। उसी परंपरा के आधार पर हम आज भी बहुत सारे उद्योगों में लीन हैं। लेकिन यहाँ पर जो काम हम लोग बहुत लंबे समय पर करते थे, हम चरखा चलाकर कताई बुनाई करते थे, वहाँ पर 5 मिनट में एक लंबा और बहुत महीन कपड़ा बनाकर ये तैयार कर देते थे। और फिर लोगों को तो माल से मतलब है, भारतीय हो या विदेशी हो। आज भी हम देखते हैं कि मेरा खुद का मोबाइल भी अब मेड इन चाइना है, रियलमी का है। तो इसी तरह से लोगों को माल की उस समय पर भी ज़रूरत थी,
चाहे वो भारतीय हो या विदेशी हो। चूँकि ये मशीनों से बनाते थे तो इनकी लागत कम थी, इनका समय कम था, तो ये कीमत कम रखते थे, जिसके कारण भारतीय जो बाजार था वो नष्ट हो गया। तो उद्योग धंधे उनके सामने प्रतियोगिता में नहीं टिक सके और इस प्रकार जो भारत की जो औद्योगिक लोग थे, जो मध्यम वर्गीय समाज था, वो खेतीहर मजदूर बनकर रह गया, जो कि अंग्रेज चाहते थे। क्योंकि जितने ज़्यादा मजदूर होंगे उतनी ज़्यादा खेती होगी, और जितनी ज़्यादा खेती होगी उतनी ज़्यादा इन्हें कच्चा माल मिलेगा। फिर इसके बाद में हम देखते हैं नवीन भूमि व्यवस्था। अंग्रेजों ने भारत में परंपरागत राजकीय सामंतवादी व्यवस्था के स्थान पर ब्रिटिश सामंतवादी व्यवस्था की स्थापना की। इसके अंतर्गत लगान वसूलने का कार्य जमींदारों को दिया गया। वह जमींदार किसानों से ऊंचा लगान वसूल करते थे। यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक अजीब सी प्रकार की व्यवस्था चल रही थी, जिसे पटनी व्यवस्था भी कहते हैं, जो कि आगे आने वाले वीडियोस में आपको और अच्छे से समझाऊंगा। तो यहाँ पर क्या होता था कि जो अंग्रेज ने कहा है कि भैया, अंग्रेज लेते थे 11/10 भाग इनसे लेते थे। यानी कि अगर 110 रुपये टैक्स ले रहे हैं तो 10 रुपये जमींदार लेता था और 100 रुपये अंग्रेज लेते थे। तो ये रेशियो था यहाँ पर। तो जमींदार इतने आलसी और इतने दिमाग लगाने की कोशिश करते थे कि जमींदार अपने नीचे छोटे छोटे जागीरदारों को बना देते थे। जैसे मान लीजिए मैं जमींदार हूँ अपने शहर का, और मुझे अंग्रेजों ने कहा है कि विकास, तुम यहाँ पर से 110 रुपये टैक्स हर इंसान से हमें वसूल कर देना, 10 रुपये तुम खुद रखना, 100 रुपये हमें दे देना। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने 4 दोस्त इकट्ठे किए जो अलग अलग क्षेत्र के छोटे छोटे जागीरदार थे। मैंने उन्हें कहा कि भैया तुम 130 रुपये टैक्स वसूलो, मुझे 120 रुपये देना और 10 रुपये तुम रख लेना। तो इस तरह से मुझे 20 रुपये का लाभ हुआ, मैंने ज़्यादा लाभ कमाने के लिए। अब यहाँ पर सिर्फ मैं ही इतना अक्लमंद नहीं था, मेरे जो छोटे जागीरदार दोस्त थे वो भी अक्लमंद थे। उन्होंने गांव के जो पटेल होते हैं, जो मुखिया होते हैं, उन्हें कहा कि तुम 140 रुपये वसूल करो, 10 रुपये तुम रखो और 130 रुपये हमें दो। इस तरह से एक जमींदार के नीचे दूसरा जमींदार, उसके नीचे एक और जमींदार, इसके कारण कर बहुत ज़्यादा वसूल करना पड़ता था। और 1854 या 54 जो क्रांति का समय था, यहाँ पर पहला स्वतंत्रता संग्राम हमारा होने वाला था। इस समय तक स्थिति ये हो गई थी कि 50 से 55% टैक्स तो हर जगह से लिया जाता था उपज का। साथ ही कई क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर 80% तक कर लिया जाता था, जिसके कारण किसानों का बहुत ज़्यादा मात्रा में शोषण हुआ। और यहाँ पर अंग्रेज़ों ने जमींदार पर सूर्यास्त का सिद्धांत भी लागू कर दिया था, जिसके कारण जमींदार पर भी दबाव था। यानी कि अगर आज हमने तुम्हें जमींदारी दी है तो अगले साल इसी दिन तक हमें पूरा टैक्स दे देना, क्योंकि अगर आज का सूर्यास्त हो गया तो तुम्हारी जमींदारी का भी सूर्यास्त हो जाएगा। इन सभी चीज़ों को हम और अच्छे से किसी और वीडियो में समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम ब्रिटिश अर्थनीति और उनके शोषण के कारणों पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लगान की दर पर कोई नियंत्रण नहीं था। इस प्रकार यह किसानों का शोषण करते थे और किसानों को कृषि क्षेत्र से उन्नति के लिए कोई प्रेरणा नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो एक मशीन की तरह काम कर रहे थे। जमींदार भी इस दिशा में कोई रुचि नहीं लेते थे, उन्हें अपने पैसे से मतलब था। परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादकता कम होती गई और ऊंची लगान व जुर्माना देने के कारण किसान महाजनों व जमींदारों के ऋणी हो गए और उनकी भूमि इनके पास पहुंच गई। और इस प्रकार देश में भूमिहीन खेतीहर की संख्या बढ़ने लगी और ये बेगार की तरह काम करने लगे। बेगार वे होते हैं जो बिना पैसे के काम करते हैं, ठीक है। आने वाले समय में इनकी स्थिति भी वैसी ही होने वाली थी कि सिर्फ तुमको खाने को मिलेगा, वो भी मिला तो ठीक, नहीं तो वो भी आपको देखना पड़ेगा और इतने समय तक आपको फ्री में काम करना पड़ेगा, दास की तरह। कृषि का व्यवसायीकरण यहाँ पर किया गया। ब्रिटिश नीति के परिणाम स्वरूप कृषि का व्यवसायीकरण हो गया। कृषि के व्यवसायीकरण से आज से कृषि के विकास, कृषि में किसान द्वारा अपने तथा अपने परिवार की आवश्यकता वाली फसल के स्थान पर उन फसलों को प्राथमिकता दिए जाने से है जिनका देशी व विदेशी बाजारों के दृष्टिकोण से अधिक मूल्य होता है। अब यहाँ पर कृषि का व्यवसायीकरण क्या है?
तो दोस्तों हम सामान्य रूप से उन फसलों को ज़्यादा महत्व देते हैं जो खाद्यान्न फसलें हैं, जिनसे हमारा साल भर जीवन चलता है। जैसे कि बात करें गेहूँ की, मक्के की, तो ये खाद्यान्न फसलें हैं। दालें हैं जो खाद्यान्न फसलें हैं, जिनसे हम दाल चावल खाते हैं, हम सब्जी रोटी खाते हैं, तो इनसे हमारा जीवन चलता है। लेकिन यहाँ पर जो अंग्रेज़ थे वो व्यावसायिक फसलों को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे थे, जैसे कि कपास हुआ, गन्ना हुआ, या फिर जो चाय हुई। इनसे आप पेट कैसे भर सकते हैं, इन्हें तो आपको बेचना पड़ेगा। तो इस तरह की जो व्यापारिक फसलें होती हैं, जिन्हें नकदी फसलें भी कहते हैं, जिनसे हमें तुरंत लाभ होता है, उन फसलों को यहाँ पर अंग्रेज़ बढ़ावा दे रहे थे, जो कि इनके लिए तो बेहतर था, हमारे लिए नहीं था। हमारे लिए इसलिए नहीं था क्योंकि सामान्य रूप से जो चाय की पत्ती 1,000 रुपये किलो बिक रही थी, वो ये 100 रुपये किलो में खरीद रहे थे। और 100 रुपये किलो में खरीदने के बाद भी अलग अलग प्रकार के टैक्स लगा लगा के 100 रुपये में से 60-70 रुपये वसूल कर ही लेते थे। तो किसानों की स्थिति बेहतर होने के बजाय और बुरी होती जा रही थी। कृषि के व्यावसायीकरण के कारण किसान खाद्यान्न फसलों यानी कि गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि के स्थान पर नकदी फसलें यानी कि चाय, नील, कपास, गन्ना आदि का उत्पादन करने लगे। और कृषि के व्यावसायीकरण के पीछे प्रमुख कारण क्या थे? अभी हमने क्या समझे कि हमने ब्रिटिश अर्थनीति और भारतीय जो आर्थिक शोषण था, इसके क्या क्या कारण थे और किस प्रकार से शोषण इन्होंने किया, तो हमने समझा। अब हम कृषि के व्यावसायीकरण के कारण समझते हैं। पहला, विदेशी सरकार की नीति, क्योंकि यहाँ उन वस्तुओं का उत्पादन कराना था जिनकी आवश्यकता ब्रिटिश मिलों व व्यक्तियों को थी। एक प्रकार से इन्होंने भारत को अपना फार्म हाउस समझ लिया था कि जो जो हमें चाहिए वो हम यहाँ पर उगा लेंगे और यहाँ पर से ले जा लेंगे। नए भूमि संबंधों के कारण किसानों को लगान चुकाने के लिए अब रोकड़ राशि की आवश्यकता थी। रोकड़ यानी कि कर की आवश्यकता थी, जिसके कारण ये जमींदार और जो बाल गुजार थे उनके चक्कर में फंस गए साहूकारों के। परिवहन व संचार साधनों का विकास होने के कारण आवागमन सरल हो गया था। नकदी फसलों की कीमतें ऊंची होने के कारण किसानों को इतना उत्पादन में लाभ होने लगा था। कृषि के व्यावसायीकरण के परिणाम स्वरूप गरीबी, ऋणग्रस्तता बढ़ गई, जोतों का उपविभाजन व विखंडन प्रारंभ हो गया और खाद्यान्नों की कमी के कारण अकाल पड़ने लगे। साहूकार, महाजन व व्यापारी वर्ग का उदय हुआ तथा खेतिहर मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी। इस प्रकार से जो भारतीय किसान थे उनका शोषण एक बड़े पैमाने पर होने लगा। तो हमने यहाँ पर समझने की प्रयास किया कि जो किस प्रकार से ब्रिटिश नीति थी वो भी हमने यहाँ पर देखी, और किस प्रकार से भारतीय किसानों का, भारतीय लोगों का शोषण अंग्रेजों द्वारा किया गया, ये भी हमने समझने का प्रयास किया। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। डेल कार्नेगी कहते हैं कि कोई भी मूर्ख आलोचना, निंदा और शिकायत कर सकता है, और ज़्यादातर मूर्ख यही करते हैं, जबकि समझदार व्यक्ति अपनी समस्याओं का हल खुद खोजते हैं। फिर मिलेंगे। जय हिंद।